Okay, now I'm continuing the previous video. In previous video, we have learned about the topics of the Unit 4. ठीक है, हमने Unit 4 की सब टाइटल्स को समझा, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो हमने समझा. Now the time we have to understand each and every topics. So first is the concept of streams. Now C++ comes with the library. C++ में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं. जैसे आपने यूज किया होगा IOStream, उसके बाद हम यूज करेंगे math.h, ctype.h, string.h. तो इस तरीके की लाइब्रेरीज C++ में होती हैं. Now this provide many way for performing input output. ठीक है, तो this is actually application of the library. Now C++ input output कैसे परफॉर्म करता है? In C++ input output is performed in the form of sequence of bytes, and this sequence of bytes more commonly known as a क्या कहेंगे इसे? स्ट्रीम्स कहते हैं. तो इनपुट स्ट्रीम्स एंड आउटपुट स्ट्रीम, तो हमारे पास दो स्ट्रीम हो गए. एक हो गया इनपुट स्ट्रीम एंड अदर इज द आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, तो इफ इनपुट स्ट्रीम में आप समझेंगे, अगर डायरेक्शन of flow of bytes is from the device, say keyboard is a one way to the main memory. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया main memory is the we are using the RAM. हम यहाँ पर RAM यूज कर रहे हैं. ठीक है, and this process is called the input. इसी को तो हम input बोलते हैं. Now the output stream में directions क्या होंगे? If the directions of flow of byte is opposite, है ना, जो इनपुट से अपोजिट होगा. कैसे अपोजिट होगा? मेन मेमोरी मतलब आपका रैम टू द डिवाइस. विच डिवाइस? स्क्रीन. ठीक है, मॉनिटर, इसको आप मॉनिटर बोलते हैं. इट इज नोन एज स्क्रीन. एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? भैया यही तो आउटपुट है. तो इनपुट क्या हो गया, आउटपुट स्ट्रीम क्या, ये हमने समझा. नाउ वी हैव ए बेसिकली फॉर दिस कंसेप्ट इज द रेडीमेड लाइब्रेरी. हमारे पास रेडीमेड लाइब्रेरीज है. तो अब मैं आपको बताता हूँ रेडीमेड लाइब्रेरी कौन कौन सी होती हैं. तो सबसे पहले वी हैव द इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी IOStream. ठीक है, ये आपने पढ़ा ही है, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो अब देखिए आगे के यूनिट में काम आ रहा है. ठीक है ना, तो अब देखिए ध्यान से. वी हैव ए 3 इनपुट आउटपुट व्हाट है ना, वी हैव ए 3 इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स. तो सबसे पहले है IOStream. ये आपके पास IOStream आ गया. देन वी हैव ए F stream. ठीक है, इट इज ए F stream. तो जब फाइल से आपको कुछ इनपुट आउटपुट कराना है तो वी हैव अनदर स्ट्रीम नोन एज ए F stream. अब इसमें देखिए एक और है फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड, जो मैंने आपको बताया था. तो फॉर्मेटेड के लिए आपको यूज करना है IO maps. ठीक है, इट इज एक्चुअली स्टैंड फॉर द मैनिपुलेटर्स. इनपुट आउटपुट, ये जो IO है इनपुट आउटपुट है. देन मैनिपुलेटर्स, तो ये कहां से आया वर्ड? ये आया आपका यहां से, मैनिपुलेट. तो ये मैनिपुलेट आपको यूज करना फॉर द फॉर्मेटिंग द यूर व्हाट, यूर वैल्यूज. तो हमारे पास कुछ फंक्शंस रहेंगे, दैट इज द सेट W, सेट प्रिसिशन. प्रिसिशन मीन्स आपको डेसिमल नंबर.
तो इट इज नोन एज ए डेसिमल नंबर। हमें 1 डेसिमल नंबर का काम करना है कि 2 डेसिमल नंबर का काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा रीड करके समझते हैं। तो आईओ स्ट्रीम बेसिकली स्टैंड्स फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। एंड दिस हेडर फाइल, इसको क्या बोलते हैं, इन सबको हेडर फाइल्स बोलते हैं। इन सबके साथ में .h लगा होता है, इसलिए सबको हेडर फाइल्स बोलते हैं। नाउ दिस हेडर फाइल्स कंटेन्स डेफिनेशंस टू द ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए हम ऑब्जेक्ट की बात करने लग गए हैं, क्योंकि C++ में जो भी हमारे इनपुट आउटपुट कमांड्स हैं वो ऑब्जेक्ट में होते हैं। सी इन कंसोल इनपुट, है ना, इनपुट फ्रॉम कंसोल, सी आउट आउटपुट टू कंसोल, सी एरर कंसोल एरर, ठीक है। तो whatever the error during this input and output, we also have a one object. By this object we can display the errors coming during the running of program. Now next is the input output manipulate. Now this manipulates stands, ये किसको शो कर रहा है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर, ठीक है। यहाँ पर मैनिपुलेट्स कर सकते हैं आप और उसे अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ द मेथड डिक्लेयर इन दिस फाइल्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेटिंग द स्ट्रीम। तो दिस फाइल्स कंटेन डेफिनेशंस लाइक ए सेट w, सेट प्रिसिशन, इस टाइप के कुछ हम लोग कमांड देखेंगे। नाउ एफ स्ट्रीम, दिस इज ए हेडर फाइल, है ना, like a other header file, it is also a header file, and this mainly describes the file streams. File stream को यहाँ पर समझाया गया है। तो this is the very important in this unit, and this header file is used to handle the data को हम हैंडल करते हैं, and जैसे कि हमें रीड करना है फ्रॉम फाइल, तो known as a input, and data being written, हमें राइट करना है into the file as a output. तो this is the your header files detail जो है मैं आपको बताया हूँ। अब हम थोड़ा और आगे डीप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो भाई धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, है ना, कोई जल्दीबाजी मत करो। अभी जल्दीबाजी करोगे तो फिर इंजीनियरिंग में फील्ड में क्या करोगे, फिर वापस आना पड़ेगा, बार बार वापस नहीं आना, ठीक है। एक बार फील्ड में जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। ओके, तो लेट आई हैव ए सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सी इन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट। तो सी आउट सी इन आर नॉट फंक्शन, ये याद रखना, फंक्शन नहीं है। तो फिर है क्या, what are they? तो जनरली इन सी प्रोग्राम, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, printf, scanf, है ना। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अब आपको यहाँ से थोड़ा निजात मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है थ्रू द अवर ऑब्जेक्ट्स। नाउ दिस printf एंड scanf आर कंसीडर्ड टू बी फंक्शन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं आपको भी पता होगा। दिस इज बेसिकली यूर printf, printf लिखने का तरीका printf इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरेंथेसिस जो लग रहा है, इट इज शोइंग द फंक्शन, SCEF, scanf, इट इज शोइंग द फंक्शन। तो जहां पर भी पैरेंथेसिस आता है ना, वहां पे आपको क्या है, फंक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए। नाउ व्हाट, कि आपके पास तो व्हाट इट कम टू द सी इन सी आउट, भाई सी इन सी आउट क्या है, अब इसको हम समझते हैं। व्हाट आर दे, इट मीन्स दे कैन नॉट बी फंक्शन, हम इसको तो फंक्शन में नहीं रखेंगे, एज दे आर नॉट फॉलो द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस तो यूज होता ही नहीं, जैसे आपको पता है, आप अभी कैसे यूज कर रहे हैं सी इन सी आउट, वी आर यूजिंग सी इन लाइक दिस, ए, है ना, ऐसा यूज करते हैं। देन सी आउट एज ए, like that we are using the our these objects। अब इसको हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, पैरेंथेसिस तो है नहीं, तो ये फंक्शन
तो नहीं है, ये अब क्लियर हो गया है, ठीक है ना। फंक्शन नहीं है, दे आर नॉट फंक्शन। सो व्हाट, सी इन सी आउट क्या है? आर दे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन? नो। और समथिंग एल्स? यस, दे आर समथिंग एल्स। तो हियर वी हैव स्टैंडर्ड सी आउट, स्टैंडर्ड सी इन। अब आपको पता हो गया ये डबल कोलोन क्या करता है। डबल कोलोन बेसिकली आपके क्लास का कंसेप्ट आ रहा है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, है ना। इसको क्या कहते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। एंड दिस ऑपरेटर बेसिकली स्टैंड फॉर द ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर भाई क्लास कौन सी है? तो वी हैव ए क्लास ओ स्ट्रीम, ये ओ स्ट्रीम दिख रही है ना, इट इज ए आउटपुट स्ट्रीम। देन स्टैंडर्ड आई स्ट्रीम, दिस इज द इनपुट स्ट्रीम respectively, and which they are overloaded by this operator, है ना, इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये सब चीजें आप पढ़ी हैं भाई, अब उसको अपन पढ़ते जा रहे हैं। नाउ द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सी आउट, हमारे पास जो सी आउट है वो प्री डिफाइंड है, हम कोई बना नहीं रहे, ठीक है। तो दिस इज ए इंस्टेंट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इंस्टेंट्स होते हैं, किसके? क्लास के। तो ये ओ स्ट्रीम का इंस्टेंट है। Then see out object, to see out object is said to be connected to, said to be connected to standard output device, standard output device से connect होता है, and which usually is the display screen, screen display लिए होता है। तो see out is used in conjunction with the stream insertion operator, तो हमें insertion operator लगाना है, and which is written as a this symbol। तो यहाँ पर आप लेसर साइन का यूज करेंगे, एक साथ दो, तो ये बन जाएगा आपका इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है ना, लेसर साइन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब हम देखते हैं कोड, कोड के द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कोड है, आपके लिए तो बड़ा नहीं रहेगा अब, क्योंकि आपने बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए हैं, ठीक है ना। अब आपके पास में देखिए एक कोड है। नाउ दिस कोड एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सी आउट, सी आउट को समझाने के लिए बनाया गया है। तो लेट आई हैव ए दिस कोड। अब इस कोड में ध्यान रखेंगे, वी हैव टू वैल्यूज, वन इज द ए, सेकेंड इज द बी। तो अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने गलती से लिखा है, इट इज ए एक्चुअली स्मॉल, ये स्मॉल आएगा, यहाँ पर भी ये स्मॉल आएगा, इसको आप कंसीडर स्मॉल करेंगे, ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है टाइप में। तो लेट वी हैव ए सी आउट। तो देखिए सी आउट में यहाँ पे हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे ए को डिस्प्ले कर रहे हैं, वैल्यू को, एंड लाइन, न्यू लाइन आ रहा है, देन बी, ये भी आपका स्ट्रिंग है, ये आपका वैल्यू है। तो जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? तो आउटपुट मिलना चाहिए ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर है एंड लाइन, तो मेरे पास न्यू लाइन आ गई, एंड लाइन मतलब न्यू लाइन होता है, न्यू लाइन में कर्सर वेट करता है। देन बी इज इक्वल टू 20। तो दिस काइंड ऑफ आउटपुट यू विल गेट बाय दिस कोड। तो हियर दिस इंसर्शन ऑपरेटर, है ना, here insertion operator may be used more than once। हम देखिए एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं यहाँ पे ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, एक मतलब एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हैं। तो इसको भी कुछ कहते हैं, जैसे आपको पता होगा इसको क्या कहेंगे? कैस्केडिंग, कैस्केडिंग द ऑपरेटर, कैस्केडिंग वर्ड होता है यहाँ पे यूज करने का। तो एक सिंगल स्टेटमेंट में इसे आप कर रहे हैं, and also we are using the and l, तो it is nothing but the new line create करने के लिए ये and line बनाया है, ठीक है। now we will understand the another object that is known as a cin। अब हम cin देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो जो भी समझ में आए अपने आप को शाबाशी देते जाना, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और मेहनत का फल मीठा ही होता है, ठीक है। तो लेट वी हैव ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट इज द सी इन।
तो भाई सी इन के लिए ध्यान से देखिए, इट इज ए इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम, आई स्ट्रीम है। नाउ दिस सी इन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी अटैच टू द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, है ना, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड विच इज यूजुअली द कीबोर्ड। Now the cin is used to conjunction with the streams known as a extraction operator. The extraction operator just opposite of insertion operator and it is written as this greater sign. Two greater sign को use करेंगे तो you will get this following example. अब हम example से समझते हैं, ठीक है। तो let I have an example. जैसे हमारे पास C out का था, यहाँ पर भी एक example है। Now this example basically showing कि यहाँ पर we are actually declaring a data that is known as a name. Name यहाँ पर data type है, ये data है और यही आपका data type है char character। तो ये क्यों हमने यूज किया है? This is actually representing the string. String क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये array है। तो ये जो name है 50 कैरेक्टर को एक साथ accommodate कर सकता है। तो दिस इज द यूर सी नेम। तो देखिए सी आउट का हमारे पास मैसेज बनाने के लिए भी यूज होता है। दिस इज द यूर मैसेज कि प्लीज इंटर यूर नेम। तो एक नेम आपके पास मैसेज आ जाएगा एंड बाय दैट नेम यू कैन यूज द सी इन। तो हम सी इन यूज करेंगे, इसके द्वारा कोई भी नाम को रीड कर सकते हैं। Now also we have this output, जो भी हमने रीड किया है उसे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो that is your name is that, आपने जो भी इनपुट किया है वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये है हमारा वेरिएबल, ठीक है, और ये है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एक मैसेज आएगा भाई। तो मैसेज हमारे पास इस तरीके से मिलना चाहिए कि प्लीज इंटर यूर नेम, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये कर्सर यहाँ पर वेट करेगा, जैसे यहाँ कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा विवेक, ठीक है, और एक साथ लिख देता हूं मैं, दो वर्ड है लेकिन एक साथ ही लिख देंगे अपन। तो विवेक दुबे आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आउटपुट में, यूर नेम इज, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट में आएगा विवेक एंड दुबे। तो दिस इज अबाउट हाउ वी आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया है बहुत अच्छे से। नाउ वी विल गो द नेक्स्ट स्क्रीन। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन में लेके जाता हूँ। तो आई हैव अनदर टॉपिक, तो देखता हूँ मैं अनदर टॉपिक आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो लेट वी हैव ए दिस स्ट्रीम। अब हम स्ट्रीम को समझना चाहते हैं। देखिए C++ स्ट्रीम। तो C++ स्ट्रीम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मैनी सब स्ट्रीम्स। इसमें बहुत सारे सब स्ट्रीम्स है, उसको देखिए आप। तो दिस इज ए C++ stream. This is a C++ stream. Now C++ provide a standard input-output stream libraries that operate with the streams. है ना, बहुत सारे इसके अंदर streams जुड़े हुए हैं। This IO stream is nothing but the object-oriented library. This is the object-oriented library which provides input-output functionality using the स्ट्रीम्स। अब देखिए कौन कौन सी यहाँ पर हैं, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपने यूज किया है वो किया है यूज आईओ स्ट्रीम। तो जो आईओ स्ट्रीम है दो और क्लासेस को बनाते हैं। तो अगर इसको आप देखें तो ये इनहेरिटेंस जैसा कंसेप्ट आ रहा है आपका। तो यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस है भाई, 5 इनहेरिटेंस होते हैं, आपको जो पता है। सिंगल इनहेरिटेंस नहीं भैया, सिंगल इनहेरिटेंस नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल भी नहीं है। इट इज ए मल्टी लेवल, मल्टी लेवल भी नहीं है। हायरार्किकल, यस ये हायरार्किकल में आ रहा है, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर है। इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर आईओ स्ट्रीम से बना
IS स्ट्रीम और OF स्ट्रीम। तो ये दो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं एंड बेसिकली ये दोनों चीजों से हम इस तरीके से भी बना सकते हैं iOS, ठीक है ना। दिस इज द iOS। अगर इसको आप नीचे लेके आ जाएंगे तो आपको ये हाइब्रिड दिखने लगेगा ये, ठीक है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द यूर iOS। नाउ दिस iOS आल्सो गिविंग द स्ट्रीम बफर, है ना, ये फाइल के लिए कंसेप्ट आ जाता है। तो ये also giving a stream buffer and this is the your file buffer। यहाँ पर फाइल बफर क्लास है। now we will use the f stream, हमें f stream यूज करना है। तो ये f stream आपका IO stream का ही एक क्लास है and if you want to use different input output in file तो आप इसको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं IF stream से। तो ये IF stream आपका I stream यूज करेगा और OF stream यहाँ पर आपका O stream को यूज करेगा। and also we have a some base stream, तो that is known as a F stream buffer, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि let there is a two section in this stream classes। तो एक तो ये आपका stream classes है, देख रहे हैं आप लोग, और इसको कहते हैं हम IO stream file section। ये आपका IO stream file section है। इसके बाद एक और सेक्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है and this section is the your F stream। तो यहाँ पर ये दोनों सेक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब आप इसको और अच्छे से रीड करिए एंड गो थ्रू करके इसे रैम में अब परमानेंट मेमोरी, ये सॉरी फाइल में डाल के रखिए अपनी परमानेंट मेमोरी में। ओके, तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड मोर। अब मैं बताता हूँ आपको तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो इन अबव फिगर we have a iOS। तो iOS is the base class, iOS is the base class and this यहाँ पर मैं जो लिखा है उसी को आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ऊपर देखा था iOS, तो it is a base class। now this IO stream class actually derived from the I stream and the O stream, है ना, आपको मैंने बताया ऊपर हायरार्किकल जो है कंसेप्ट। now also we have IF stream and OS stream and this derived from the I stream, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका फाइल से भी रिलेट हो गया, तो दिस इज I stream और O stream से डिराइव है। now this classes handle the input output with the disk file। तो disk file is the file management concept। So these three are the important your headings। now this file handling के लिए we will use header file fstream.h। this is the header file and this header file contains the declaration of, क्या क्या डिक्लेयर करेगा भाई, ये IF stream डिक्लेयर करेगा, OF stream डिक्लेयर करेगा, F stream डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। now also we have a iostream.h, ठीक है ना, ये तो आप यूज करते हैं, IO कोई बड़ी बात नहीं है। तो iostream this file contains the IS stream, OS stream and the IO stream classes। ये सब क्लासेस इसके अंदर हैं and this also included the program while doing the this IO operation। तो ये दोनों को यूज करना पड़ेगा आपको। जब फाइल हैंडलिंग यूज करोगे तो आपको सी इन की सी आउट की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन दिस फाइल मैनेजमेंट यू विल यूज द एफ स्ट्रीम एज वेल एज द IO स्ट्रीम। तो ये दोनों को आपको यूज करना पड़ेगा जब अपन फाइल का प्रोग्राम बनाते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो देखिए दिस स्ट्रीम क्लासेस हैव ए गुड एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। तो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम हैंडल कर सकते हैं बिना कंप्यूटर सिस्टम को हैंग किए। देखिए एरर दो प्रॉब्लम आता है, लेकिन एक तो क्या है कि हम उसको मतलब मैनेज कर लेते हैं, है ना। जब मैनेज कर लेते हैं तो वो हमारे पास में आगे समझ में आ जाता है कैसे हम रन टाइम में मैनेज करना है ना। तो रन टाइम में मैनेज किया हमने उसको, फिर एरर को हम करके प्रॉपर वे से प्रोग्राम को
क्लोज करते हैं। लेकिन ऐसे भी एरर्स आते हैं जहां हमको प्रोग्राम को सडन बंद करना पड़ता है। तो कभी भी याद रखिए, कस्टमर को हम प्रॉब्लम देंगे, हम जब एप्लीकेशन देंगे तो उसे एरर फ्री देना पड़ेगा। अगर एरर फ्री नहीं देंगे तो वो फिर हर समय आपको प्रोग्राम को क्लोज करेगा, फिर पूरा सिस्टम क्लीन होगा, मतलब बहुत सारे उसके अंदर में प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो याद रखें कि जब भी आप कस्टमर को कोई प्रोग्राम दें तो इस एरर हैंडलिंग के लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या फंक्शंस बनेंगे, किस प्रकार का कंसेप्ट होगा। ये नॉर्मली लोग सोचते नहीं है और बोलते हैं कि फिर कस्टमर हमारे तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए उसको आपको एरर फ्री कंसेप्ट देना पड़ेगा। एरर फ्री मतलब मैनेज करना, रन टाइम में मैनेज करना। एरर फ्री कोई सिस्टम नहीं बन सकता, सब में एरर होते ही हैं। हमें एरर को मैनेज करने के लिए कुछ सोचना है। आपके पास पांचवा जो यूनिट है वो एरर एक्सेप्शंस के लिए ऊपर है। नाउ दिस क्लासेस वर्क एज ए एब्स्ट्रैक्शन, है ना, इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या मीनिंग निकालता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है दिस विल बी द इंटरनल ऑपरेशन इज इनकैप्सुलेटेड फ्रॉम द यूजर। हमको यूजर को इंटरनल ऑपरेशंस नहीं बताने रहते हैं, हम उसे एक्सटर्नल ऑपरेशन बता सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको कंप्यूटर को दिखा रहा हूँ तो भाई इसके अंदर का कॉम्प्लिकेशन थोड़ी दिखा रहा हूँ। ऊपर आपका कवर लगा हुआ है, सारी चीजें भाई क्या क्या वायर्स निकले हैं उसको जोड़ जाड़ के आप कंप्यूटर समझते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनल ऑपरेशन समझना है तो हमें बहुत बारीकी से एक एक चीज को समझना पड़ता है। ठीक है, तभी तो समझदारी आएगी। देखो, बच्चों को इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है पढ़ाई में? क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल लमसम समझना चाहते हैं और लमसम नहीं समझ सकते एक दिन में। और अगर आप समझ भी गए तो याद नहीं रख सकते, और याद नहीं रख सकते तो पढ़ाई करने का मतलब ही क्या है? पढ़ाई करने का मतलब ये है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। पहले तो समझ में आनी चाहिए, अगर समझ में आ रही है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसे रिटेन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मान के चलिए पहले ही दिन ही सारा बफर आपका कंजक्शन हो जाएगा, सब इधर उधर, मतलब आपका सब ऐसा डिस्टर्ब रहेगा कि आप कुछ, है ना, कभी कभी अपने को मतलब सिर दर्द होने लगता है, हमको कुछ अनइजीनेस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम बिल्कुल से माइंड में ऐसा मतलब प्रोटीन दे देते हैं कि जो हमारे काम का नहीं रहता है उसका में होता है। ठीक है ना, चलो ये सब टिप्स हैं, याद रखना भाई, पढ़ाई करते समय थोड़ा इंजॉय भी तो होना चाहिए। नाउ दिस क्लासेस आर बेसिकली बफर्ड। ये बफर्ड होती हैं, एक के पीछे एक बफरिंग होती रहती है। जैसे आप देखते होंगे वीडियो वीडियो आप रन कर रहे हैं, अगर आपकी लाइट चली गई तो वो 1-2 मिनट तक और रन होता है। ठीक है, एकदम से बंद नहीं हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके मेमोरी में वो बफर होते चलता है, 1-2 मिनट आगे का चलता रहता है। तो दिस इज द बफर एंड दिस डू नॉट यूज द मेमोरी डिस्क स्पेस। इसमें मेमोरी डिस्क स्पेस यूज नहीं होती है, डायरेक्टली आपका रैम का कंसेप्ट इसमें। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को अपन यहीं बंद करते हैं, ज्यादा लंबा करने से आप भी बोर हो जाते हो। तो लेट दिस इज द your last topic of the your stream, and next time we will read many more things. So wait for the next video. Thank you all.